नमस्कार। आज की इस नाट्य शास्त्र और वेदांत का जो ये सीरीज चल रहा है उसका ही दूसरा पार्ट है ये। पिछले एपिसोड में डिस्कस किया गया था। आज के एपिसोड में मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। नमस्कार थैंक यू। सर। बहुत अच्छा, पिछले एपिसोड में आप ये बोल रहे थे कि मौलिकता, एक मौलिकता जो होती है वो अगर होती है तो ही कैरेक्टर को ठीक कहा जा सकता है। जो कला साधक है या जो वेदांत के लोग हैं, और वो वेदांत तक ही जाएगा। जो कला साधक है अगर उस एंगल में चले तो वो वहीं पे ब्रह्म तक ही पहुंच पाएंगे, उसी संगीत और उसके द्वारा। बात यहीं से आई थी क्योंकि कार्यक्रम हम लोग का वेदांत दर्पण है सर। क्योंकि उस दर्पण में किस प्रकार कला साधक चलेंगे उस पर ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल पूछना चाहूंगी सर कि ब्रेन फंक्शन, क्योंकि माइंड के द्वारा ही सब कुछ होता है, तो माइंड का क्या रोल है और क्या ब्रेन फंक्शन कैसे, किस प्रकार से श्रुति और नाट्य शास्त्र के संदर्भ में, इन रेस्पेक्ट टू नाट्य शास्त्र, कैसे इसको समझा जाए, उसको इलेबोरेट वे में आप ही कह सकते हैं इसको कि ब्रेन फंक्शन क्या तो होना चाहिए या कैसे, किसको, हाउ टू ड्राइव द माइंड और द ब्रेन। जी, तो हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में शरीर और उसके भीतर जो चीजें हैं, अवयव हैं, उनको लेकर भी डिटेल में बातचीत की गई है। और अब हम लोग जो वेदांत की बात कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मसूत्र भी आता है, ब्रह्मसूत्र को शारीरिक सूत्र भी कहा गया है, वेदांत सूत्र भी कहा गया है ना। तो बिल्कुल। शारीरक है वो शारीरिक नहीं है। शारीरक का मतलब होता है जो शरीर में रहता है। शरीर में कौन रहता है? शरीर में ब्रह्म रहता है, शरीर में आत्मा रहती है ना। इससे इसको शारीरक कहा गया है। तो वो जो ब्रह्म, जो हमारा मूल सोर्स है, वो कैसे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग करता है उसको तभी जान सकते हैं जब हम माइंड से जानना छोड़ दें। अब क्या है ये तो है कि सर। हम लोग पिछले 40-45 एपिसोड में माइंड पर काफी कुछ बातचीत हो चुकी है कि माइंड का मतलब है पास्ट, माइंड का मतलब है ईगो, माइंड का मतलब है टाइम। सब माइंड का ही प्रोजेक्शन है टाइम। और माइंड का मतलब है इंटेलेक्ट। ठीक है, ये सब का इंटेलेक्ट। बात हो चुकी है। और तो ब्रेन की भूमिका क्या है? ब्रेन की भूमिका ये है कि वो सिर्फ चीजों को रजिस्टर करता है। माइंड लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करता है। माइंड सोच विचार करता है, स्किल डेवलप करता है। और वो किसी की उम्र अगर 50 साल है तो उसने 35 साल 40 साल माइंड का ही प्रैक्टिस किया है। ठीक है। अब वो जो 35, सर आप म्यूट हो गए हैं। वो जो 30-50 सालों में उसने जो कल्टीवेट किया है, जो इनकलकेट किया है ना, इसके आधार पर वो जो ज्ञान के गूढ़ रहस्य पर बहुत अच्छी व्याख्या कर सकता है, आपको मुग्ध कर सकता है। वो ऐसे कठिन विषयों को बता सकता है जिस पर आमतौर पर लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये सारा चीज माइंड के ऊपर आधारित है, इसलिए इसमें कुछ भी नई बात नहीं आएगी, हम्म। उन्मेष नहीं आएगा, हमेशा कोई उन्मेष नहीं मौलिक है। बात नहीं। सर फिर से आप म्यूट हो गए हैं। अभी ठीक होगा मेरे ख्याल से, वो हाँ। कॉल आने पर हो जाता है। अच्छा उसको जी। मैं डिक्लाइन कर। तो क्या है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि आदमी को माइंड की प्रैक्टिस है। माइंड की प्रैक्टिस से कुछ लोगों में ये स्किल डेवलप हो सकता है कि वो कठिन से कठिन गूढ़ विषयों को भी, बहुत गूढ़ जो दर्शन के गूढ़ विषय हैं उनको भी आपको समझा दे और मुग्ध कर ले, और लाखों लोगों से वो अलग दिखे। लेकिन अभी उसका कैरेक्टर नहीं बना है ना। तो आप विश्वास नहीं कर सकते उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। कैरेक्टर तब बनेगा जब वो माइंड को ड्रॉप करेगा। माइंड को ड्रॉप करेगा, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज नहीं होगा, और उसके पास ब्रह्म अपने आप को प्रकट करेगा। क्योंकि माइंड या माइंडर जो है वो तो छद्म है, तो वो आपको प्रभावित कर सकता है अपनी स्किल से। लेकिन
जैसे ही माइंड नहीं रहेगा, अब ब्रह्म अपने आप को प्रकट करेगा, तो वो रिवील्ड ट्रूथ होगा, उससे रिवील्ड लैंग्वेज बनेगी, जिससे हम लोग परावाक कहते हैं। ठीक है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही कुछ नया कहेगा, ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर हमेशा ही अच्छा होगा। अब वो जो माइंड से जिसका प्रैक्टिस है वो सिर्फ 40-50 का नहीं है, 40-50 सालों का नहीं है। वो जब से जीव उसने रूप लिया है, तब से कई हजार सालों से वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार माइंड का प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके कारण इस जन्म में वो बहुत अच्छा सितार बजा सकता है, बहुत अच्छा तबला बजा सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है ना। तो ये माइंड का अभ्यास है, लेकिन उसमें पहली बार ये नया चीज नहीं आएगा। और जब भी नया चीज आएगा, मौलिक चीज आएगा, तो विनीत भाव होगा ही। ये क्लियर हो गया, जी। माइंड और ब्रेन की बात। ठीक है। अब देखते हैं। अब पहली बात तो ये जानना चाहिए, माइंड जब नहीं होता है तो ब्रेन ही माइंड हो जाता है। जी। अब हम लोग ब्रेन पर थोड़ी देर बात करेंगे, और उन शब्दावलियों पर बात करेंगे जिसको इन जनरल लोग जानते ही हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए ब्रेन साइंटिस्ट होना पड़े। ब्रेन से संबंधित कुछ बातें जो अभी हम दोहराने जा रहे हैं, वो है जो एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी जानता है। जैसे वो जानता है कि ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। वो उसका पास इसके पास एक्सपीरियंस होता है, और वो उसके पास एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। वो ये जानता है कि ब्रेन के दो भाग होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। वो ये जानता है कि ब्रेन जो है, उसके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ब्रेन ब्रेन सेल्स के थ्रू फंक्शनिंग करता है। ब्रेन सेल्स के दो भाग होते हैं, पहला जो है न्यूरॉन, और दूसरा है न्यूरोग्लायल। ठीक है। न्यूरोग्लायल। हमारी आवाज जा रही है ना, क्लियर है ना? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ब्रेन में दो दो भाग होते हैं ब्रेन सेल्स के। एक तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का काम है कि इंफॉर्मेशंस को लेना और लोगों तक पहुंचाना। वो जो कम्युनिकेट होता है, उसी को हमारे यहाँ डोपामाइन भी बोलते हैं। अब जो दूसरा भाग है इसका, न्यूरोग्लायल। न्यूरोग्लायल जो होता है, उसका काम है कि जो न्यूरॉन काम कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना और उसको स्वस्थ रखना, बनाए रखना, ये उसका काम होता है। ठीक है। जब एम्ब्रायो में, सबसे पहले जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, सबसे पहली चीज कोई चीज डेवलप होती है, तो कान के अलावा लिम्स पर बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ ब्रेन पर को देख ले रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है। हमारा जो केंद्रीय स्नायु तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो जिस चीज से डेवलप होता है, वो एक ट्यूब जैसा होता है। ठीक है। दैट इज ट्यूब ऑफ टिश्यूज, जिसको न्यूरो ट्यूब कहते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूरो ट्यूब है, उसका एक सिरा जो होता है वो ब्रेन होता है, दूसरा सिरा जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस ट्यूब, आउट ऑफ दिस ट्यूब ऑफ टिश्यूज, उसे डेवलप करता है। फिर उसमें ब्रेन में एक जो मुख्य भूमिका है उसको है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स एक जो चीज होती है हमारे यहाँ ब्रेन का, उसको हम लोग छाल बोल सकते हैं। एक लैटिन में एक शब्द है बार्क, BARK, इसका मतलब होता है पेड़ की छाल। तो हमारे ब्रेन में भी ये इस तरह का छाल होता है, जिसको हमारे कॉर्टेक्स कहा गया है। कॉर्टेक्स का ही एक भाग है नियोकॉर्टेक्स। उसी से जुड़ा हुआ चीज है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब क्या होता है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उसका काम है वो हमेशा राइट विजुअल चीजों को देखता है, राइट की तरफ की। तो उसका काम है कि हम लोग जो ड्रीम को या एक्सपीरियंस को नरेट करते हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल फंक्शनिंग हम लोग की है, अपने सेल्फ के प्रति सेंस करना, मुझे तो ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, जो अपने बारे में ऑटोबायोग्राफिकल अप्रोच होता है, वो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर से। और राइट हेमिस्फीयर से क्या होता है, वो रियलिटी के प्रति परसेप्शन जो होता है, वो होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है, कॉर्पस कैलोसम। ये हमें ले जाता है स्पेशलाइजेशन की तरफ। किसी का फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का मैथमेटिक्स में है। स्पेशलाइजेशन को ब्रेन की भाषा में हमारे बोलते हैं लैटेरलाइजेशन।
तो लैटरल थिंकिंग नाम से एक बार एडवर्ड डी बोने ने एक किताब भी लिखी थी, आज से कई साल पहले। तो लैटरल थिंकिंग पे नहीं जाते हैं, लैटरलाइजेशन कहते हैं ये स्पेशलाइजेशन। ठीक है। तो जब माइंड पर हम लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और हम खुद ही एक न्यूरोलॉजिकल केस हो जाते हैं, नर्व में प्रॉब्लम्स आते हैं, टिश्यूज में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग क्या फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, और फिर हम एरोगेंट हो जाते हैं। तो विनीत भाव नहीं आ पाता है। हम चाहते हैं विनीत होना जब किसी का पद गाते हैं, लेकिन टिश्यूज और न्यूरॉन्स हमें वहां तक पहुंच ही नहीं देते हैं, वो इतने ज्यादा स्टिफ हो चुके रहते हैं, है ना। तो हाँ। इसका हमारे यहाँ भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र में बताया हुआ है कि उत्तम व्रत का पालन, श्रुति, स्मृति और धृति का प्रयोग करने से वो जो एरोगेंस डेवलप हो जाता है भाव के स्तर पर, हम्म। जिसका कारण है टिश्यूज और नर्व्स, वो फ्लेक्सिबल होने लगता है। फ्लेक्सिबल होने को हमारे यहाँ रेजिलियंस बोला गया है, ब्रेन की भाषा में रेजिलियंट होता है। अगर रेजिलियंट नहीं होता है तभी आदमी में गुस्सा आता है और इरिटेशन आता है, उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो उसमें जितने वायरल अटैक होंगे चाहे हम्म। कोविड होंगे, व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इम्यून बिल्कुल। सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रांग होने के लिए श्रुति का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। श्रुति यानी कि सुनना, है ना। तो हम लोग उसे सुने जो ब्रह्म कह रहा है, विस्परिंग हमको। हम तब सुन पाएंगे जब हम माइंड की आवाज को नहीं सुनेंगे। माइंड यानी ईगो, यानी कि एरोगेंस, यानी सारी चीजें, है ना। तो इस कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज में, माइंड के लैंग्वेज से हम लोग कबीर के पद को समझने जाते हैं, भरत मुनि की भाषा को समझने जाते हैं। ठीक है। और जब हम लोग ब्रेन के सिस्टम को समझ जाते हैं, जिसमें अब आता है लिम्स है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बहुत अच्छे से हम लोग के ब्रेन को हेल्प करता है। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ बीच के प्यूपिल से बात कर रहे हैं, व्हाइट जो रेटिना का हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बगल में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो खड़ा हो जाए तो हमें पता चल जाता है बिना उधर देखे। तो सफेद वाला हिस्सा भी इस तरह से एक्टिव होता है, जहां पर ऑप्टिकल नर्व होता है ना। अब क्या है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और मुझे लगा कि मेरे दाहिनी ओर कोई एक सांप जैसा शैडो मूव किया, तो हमारे भीतर जो भय, क्रोध आदि चीजें होती हैं, तो भय का कारण बना वो शैडो। हमने अभी उसको ऐसे देखा नहीं कि वो सांप है या शैडो है, लेकिन क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशंस हमारे आंख के थ्रू, वो जो सेल्स हैं, वो ब्लड के थ्रू ऊपर तक, ब्रेन तक जा रहा है, उसमें ट्रांसलेट हो गया। ब्लड में केमिकल सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स के थ्रू वो चला गया ऊपर, लिम्बिक सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक। ब्रेन में जो मेमोरी है, उसमें वो डिबेट करेगा जाके कि फाइट करे या फ्लाइट करे, तो हम डिसीजन लेंगे, तब तक तो सांप काट लेगा। ऐसे में व्यवस्था ब्रेन की ऐसी बनी हुई है, लिम्बिक सिस्टम में ही एक इंटेलिजेंस है, और वो तुरंत उस पर रिएक्ट करेगा, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कोई सामने से कोई चीज आई, हम लोग खट से ऐसे कर जाते हैं। इसका हमारे 8वें अध्याय में खूब प्रयोग बताया गया अभिनेता को, ये कि आप ब्रेन पर कम निर्भर रहिए, लिम्बिक सिस्टम पर ज्यादा रहिए, तो स्पॉन्टिनिटी आएगी, लोग समझेंगे कि बहुत ही अच्छा अभिनय किया जा रहा है, सोच समझ के नहीं किया जा रहा है, डिबेट करके नहीं किया जा रहा है। उसके लिए क्या होगा, जो को आर्टिस्ट है, को एक्टर है, उसको सुनिए। आप अपना डायलॉग मत सोचिए, उसको जब आप सुनेंगे तो उसका कुछ भी आएगा, तो आपके लिए विभाव बनेगा, वो आपसे रिफ्लेक्स एक्शन में काम करवा लेगा। लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही सहज एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो सुनना, श्रुति आई। अब वो जो श्रुति आई, ये हम लोगों ने क्या किया, ब्रेन में हम लोगों ने एक स्पेस क्रिएट कर दिया। दरअसल जब हम लोग सुनते हैं, माइंड की तो हमेशा चैटरिंग है, वो सुनने नहीं देता। तो हमने, हमारे यहाँ जो ब्लॉकेज बनते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि ब्लड में ब्लॉकेज बन जाते हैं और उसमें हैमरेज हो जाता है ना। तो अगर हम लोग स्पेस देना शुरू करें ब्रेन सेल्स में, तो वहां पर म्यूटेशन पॉसिबल है। हम्म। म्यूटेशन फिर ब्रेन की भाषा है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इन जनरल। तो ट्रांसफॉर्मेशन या म्यूटेशन पॉसिबल है, ब्रेन की लॉन्जिविटी बढ़ सकती है, मतलब अगर ब्रेन की आयु बढ़ सकती है।
मतलब हम अपनी देह की मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, लेकिन जो सिकुड़ता जा रहा था ब्रेन और 60-70 साल तक आ जाता, इसको आपने 95 इजीली कर दिया। मेमोरी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए भरत मुनि क्या कह रहे हैं? श्रुति। अब श्रुति पर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ब्रेन में स्पेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो जो हाइपोथैलेमस है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक एमिगडाला और एक हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब एक एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर से जो उद्दीपन मिलता है हमें, उस पर जो हम रिएक्ट करने की एबिलिटी है, उसको कॉग्निशन है ब्रेन साइंटिस्ट साइंस की भाषा में। जो स्पैस्टिक्स के रोगी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बैठे रहते हैं और आप उनसे पूछते हैं हेलो आप कैसे हैं, तो उन्होंने भीतर से बोला कि मैं बहुत अच्छा हूं। शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। भीतर से उसने बोला, लेकिन शरीर ने, क्योंकि उसके भीतर स्पैस्टिक्स इसीलिए कि प्लास्टिक चीजें ज्यादा हो गई है, रेजिलियंस नहीं रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा, बॉडी उसकी बात को नहीं सुन रहा है। तो उसमें हम अब स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉग्निशन माने यानी कि एबिलिटी कि आउटवर्ड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, कॉग्निशन है, ये हमारा हिपोकैम्पस से होता है। और एमिगडाला से होता है रस, इमोशन। हम इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इमोशन को जब आप गाने में या कला में एक्सप्रेशन को देते हैं, आप भाव लाते हैं, है ना? कई बार आपने भाव की बात की, सिर्फ उससे ही गाना सही नहीं बनता है, रागों से ही सही नहीं बनता है। इसलिए राग ध्यान भी बना है। ध्यान क्यों है? एक ऐसा भाव जो 9 रस या 9 भावों से, 8 भावों के अलावा है। 8 भाव का मतलब 8 कैरेक्टर नहीं, 8 दशाओं का मतलब 8 नायिका नहीं। वैसे ही हम लोग एक उस भाव पर लाना चाहते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं विनीत भाव, हम्बलनेस, ग्रेटिट्यूड का भाव। उस भाव के आने पर बाकी भाव खुद ही काम करेंगे, चाहे वो ललित का भाव हो, चाहे ललित पंचम का भाव हो, चाहे सोहिनी का भाव हो, चाहे दरबारी का राग हो या नायकी का राग हो। ठीक है? अब हमको स्पेस क्रिएट करने के लिए एक जो हमारे यहाँ जानते हैं हम लोग, पश्य माने देखना, ऋषि माने भी देखना होता है। ऋषि का मतलब होता है सीइंग, सिर्फ देखना। यह पश्यति स पश्यति, गीता के 5वें अध्याय की 5वें श्लोक में ही लिखा हुआ है। यह पश्यति स पश्यति, जो उसे देखता है वही देखता है। मतलब जो ब्रह्म को देखता है वही देखता है, इसके अलावा देखना कुछ होता ही नहीं है। पेड़ को देखना, आदमी को देखना, किसी सिगरेट को देखना, आकाश को देखना, ये तो देखना खाली हमारे इस आंख से हुआ ना। लेकिन जो भीतर आंख से ब्रह्म को देखता है वही देखना हुआ। एक सीयर में वही घटता है, इसको सीइंग कहा गया है, C-ING। तो इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि यह पश्यति स पश्यति, स में विसर्ग नहीं, जो उसे देखता है वही देखना हुआ, वही देखता है। हम्म। ठीक है? वही देख इस सकते हैं। स्थिति में तब आएंगे जब माइंड नो माइंड की स्थिति में रहेगा, जहां पर एरोगेंस खत्म हो गया, तमाम तरह का कैरेक्टर होना खत्म हो गया। गुस्से का कैरेक्टर, लस्टी कैरेक्टर, बहुत तरह के कैरेक्टर खत्म हो गया। माइंड ही नहीं रहा, व्यक्तित्व ही नहीं रहा, व्यक्ति ही नहीं रहा, कैरेक्टर ही नहीं रहा। अब कैरेक्टर कैसे बन रहा है? ब्रह्म से, परावाक से। श्रुति, जो हमने कहा वेदांत श्रुति प्रस्थान है। अब वो सुन रहा है अपने भीतर, वहां से परावाक से कोई चीज रिवील आ रहा है, रिवील लैंग्वेज आ रहा है, रिवील ट्रूथ आ रहा है। इसको भरत मुनि श्रुति कह रहे हैं पहले अध्याय में। और जब हम इसको याद कर रहे हैं तो वो स्मृति बन रहा है। जैसे हमने कहा था सांस की स्मृति नहीं होती है, कि कल जो हमने सांस लिया था 4 बजे, वो 752वां था कि कौन सा याद नहीं होता है। वैसे ये स्मृति एक दूसरे प्रकार की स्मृति है। ये माइंड वाली स्मृति नहीं है, ये स्मृति ग्रंथों वाली स्मृति है, या केवल की स्मृति वाली स्मृति है। या गीता को भी हमारे यहाँ स्मृति प्रस्थान कहा गया है, और उपनिषदों को हमारे यहाँ श्रुति प्रस्थान कहा गया है। ये श्रुति जो है, अपने भीतर की आवाज को सुनना, अनहद नाद को सुनना, ऐसा व्यक्ति अपने आप विनयी होता है, विनम्र होता है, विनीत होता है। और ब्रेन में क्या हो गया? ब्रेन में जो जो न्यूरोग्लायल सेल्स था, पहला न्यूरॉन नहीं, GLIAL, पहले कभी हमने बोला होगा, न्यूरोग्लायल सेल या ग्लायल। ग्लायल शब्द का मतलब होता है जो मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। वहां पर स्पेस क्रिएट हो गया। क्योंकि जैसे हम लोग मेमोरी से बहुत कुछ हटाते हैं, कंप्यूटर से या मोबाइल से चीजों को हटाते हैं ना,
तो वहां से वो सब फालतू चीजें चली गई, जो माइंड के धूल थे। अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध होने का जो भाव दशा है, वो अपने आप विनीत भाव जी, है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो विनीत भाव जब आता है, तो उसके बाद सारे जो भाव का वो प्रणयन करता है, श्रृंगार भाव, करुण भाव, ठीक है। अगर वो कोई नायिका गुस्सा कर रही है, उसका भाव, रूठ गई उसका भाव, या बहियां छुड़ा लेने का भाव, कृष्ण को चले जाओ कहने का भाव, या कृष्ण ने न जाए इस कहने का भाव, ये सारे भाव फिर उस विनीत भाव पर खेलने लगते हैं, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, वो स्किल था, वो माइंड कर रहा था। लेकिन अब जो इस दशा है, वो सीधे सीधे हमें शुभ लक्ष्मी वाली स्थिति तक पहुंच जा रहा है। वो समर्पण भाव ईश्वर के प्रति हुआ है। तो ब्रेन के स्तर पर भी हम लोगों ने देखा, वेदांत के स्तर पर भी देखा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन अगर किसी का है, या लेटरलाइजेशन है, लेटरल थिंकिंग से आता है, तो लेटरलाइजेशन के लिए अगर हम लोग ब्रेन में स्पेस नहीं देंगे तो नहीं होगा, और तब ब्रेन ही माइंड हो जाता है। ये करेक्ट। एक गजब की चीज है कि ब्रेन को हम माइंड होने दे। ब्रेन में माइंड की कोई भूमिका नहीं है। जो माइंड है हजारों साल से हमारे भीतर, वो जो कि नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, उसने प्रोजेक्ट कर दिया है कि मैं कुछ हूं, और मेरा सीट जो है वो ब्रेन पे है। वो आपको उस जगह से हटा दिया जहां पर ब्रह्म का सीट है, यानी कि हार्ट, वहां से डाइवर्ट कर दिया। अब वो जीवन भर डाइवर्ट करता रहेगा, तो क्या होगा, थॉट का काम ही डिस्टर्ब करना, थॉट हमसे डिस्टर्ब करेगा। हार्ट का काम है हमेशा क्वाइटेन करना, शांत करना, शांति लाना। हार्ट का काम है प्रेम करना, है ना। और ये हार्ट अनब्रेकेबल है, ये कभी ब्रोकन हार्ट नहीं होता है, ये अनब्रेकेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कोई प्लेट होता है ना, लिखा रहता है अनब्रेकेबल, वैसे ये जो हार्ट है जहाँ पर कि ब्रह्म का या ईश्वर का स्थान है, सीट है, ये अनब्रेकेबल है ना। और ये हमेशा क्वाइटेन करता है, इसलिए माइंड अगर है तो पीस कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमने कई बार कहा है कि लिंग्विस्टिकली भी हम लोग साल्वेशन की ओर जा सकते हैं, मोक्ष की ओर जा सकते हैं, सही शब्द का प्रयोग करके। तो पीस ऑफ माइंड लोग बोलते हैं। माइंड का पीस से तो दूर दूर तक का वास्ता नहीं, बल्कि सांप और नेवले वाला रिश्ता है। माइंड का जो धर्म है, माइंड का जो स्वभाव है सतरजतम से, उसका काम है कंट्राडिक्टरी डिमांड करना, एकदम अपोजिट। मतलब इसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी वक्त चाह रहा हूँ कि मैं लंदन की सड़कों पर घूमूं, ये दोनों लाना ये माइंड का काम है, ये उसका स्वभाव है। वो लाएगा ही, डिस्टरबेंस लाएगा ही, डिस्ट्रैक्शन लाएगा ही। वहां पर पीस संभव ही नहीं है। माइंड के नहीं होने पर पीस है। माइंड के रहते हुए आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती, संसार में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति माइंड से चल रहा है, उस पर आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते। उसमें चेंज पॉसिबल है, क्योंकि नेचर में चेंज पॉसिबल है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो आप इस दुनिया के किसी इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइंड से चल रहा है। आप उस व्यक्ति पर पूरा विश्वास कर सकते हैं जो माइंड से नहीं चल रहा है, जो हार्ट से चल रहा है। ये आप जानेंगे कैसे? अगर उसके स्पेशलाइजेशन में, सितार बजाने में जैसे निखिल बैनर्जी का, गाना गाने में जैसे कुमार गंधर्व का, मल्लिकार्जुन मंसूर का, उसकी स्पेशलाइजेशन में अगर मौलिक बात है, मौलिक छटा है, अगर वो बहुत अच्छा ओरेटर है उसको बोलने में, ओरेटर ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ही दर्शन की गूढ़ बातों को बहुत सरल भाषा में समझा दे, लेकिन मौलिक कोई बात नहीं कह रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते, कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा, ये वैदिक ऋषि जो हुए, वो हर बार एक मौलिक बात कह रहे हैं। मौलिक बात कहे हैं इसीलिए गणित, फिजिक्स, नाट्यशास्त्र, वेद, वेदांत इसका आविष्कार हुआ है। अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ, निरुक्ति, मौलिक बात आई है तभी तो। इसीलिए अष्टाध्यायी में स्पेशलाइजेशन के लिए पाणिनि ने 4 कैटेगरी बनाई है रचनाकारों की, कलाकारों की। पहला है दृषि, पहली कोटि है दृषि, यानी जो देखता है किसी भी सत्य को, ब्रह्म को, है ना। लेकिन वो उनको लिखता नहीं है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं करता, जैसे बुद्ध है, जैसे सोक्रेटिस। उसके बाद आता है दृष्टिवाद प्रोक्ता, जो उस देखे हुए को लोगों तक पहुंचाता है, जैसे प्लेटो ने पहुंचाया सोक्रेटिस की बात को, जैसे आनंद और अशोक घोष ने पहुंचाया बुद्ध की बात को। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई उपज्ञात,
उपज्ञात वो होता है जो कोई नया साइंस डेवलप करता है। जैसे कि व्याकरण सबके सामने पहली बार इन्वेंट किया पाणिनि ने अपने आप को इस कैटेगरी में रखा है। और चौथा है कृत। कृत का मतलब होता है ऑर्डिनरी राइटर्स, कोई भी, उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर भी आ सकते हैं, बंकिम बाबू भी आ सकते हैं, है ना। तो ये पाणिनि ने चार कोटियां बनाई है रचनाकारों की। और वो हम लोग जब ब्रेन की ओर से देखने जाते हैं तो नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में ही पता चल जाता है कि कैसे उसकी कैटेगरी बनाई गई है। जब वो कहते हैं कि एक ऋषि में, यानी उस व्यक्ति में जो माइंड से नहीं चलता, जो हमेशा मौलिक बात ही कहेगा, ऐसे व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए वो क्या है, जो देवताओं में भी नहीं है। और वो है श्रुति, स्मृति, धृति। शायद इन सब चीजों को हम पहले भी कह चुके हैं। अगर कोई चीज अस्पष्ट है, आपको लग रहा है, तो आप बीच में मुझे टोक सकती हैं। कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, हम कहने कुछ गए हैं, हो कुछ और गया है। तो आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर यह हो रहा है। नहीं सर, स्लिप ऑफ टंग तो कहीं है नहीं इस प्रकार से, बल्कि मैं ये कहूंगी कि है तो सारी बातें लिखी हुई हैं नाट्य शास्त्र में भी। मैं पुनः ये बोलूंगी कि हर कला साधक को, और बिना कला साधक भी, नाट्य शास्त्र का अध्ययन जरूर जरूर करना चाहिए दोबारा। और उसको बहुत बारी उसको अध्ययन करना चाहिए। मंच पे जो लोग हैं या जो सिखा रहे हैं इस युग में जो भी हैं, क्योंकि उसके साथ भी अगर वो करें तभी इन सब बातें, जो पढ़ रहे हैं पढ़ के उनको मालूम है सब कुछ, वो तो करेंगे। पर उसको इम्बाइब करना साथ साथ में, कला का साधना करते हुए उसको इम्बाइब भी करना और उसको फॉलो करके वैसे ही बन जाना, तब मुझे लगता है कि इस धरा पर भारतीय कला के लिए, भारत के लिए मैं बोलूंगी कि भारतीय कला जो इतना रिच है, तो समाज एक प्रकृष्ट, मतलब एक अलग कलाकार या बहुत उभर के आएंगे इसके द्वारा। यही मैं कहूंगी कि आपने इतने अच्छी तरह इसको बोला और इसको समझाया, इन बिंदुओं को। और सर ये नाट्य ब्रेन के की अध्ययन जहां की बात बात। हुई, हाँ ब्रेन की जी। जहां बात हुई, ये भी बहुत क्लैरिटी से कि ये सब चीजें होती हैं साइंटिफिकली, वो है सब कुछ, आपने क्लैरिटी से उसको बताया। और उस प्रकार से जो सेंटली एक साधु सुलभ आचरण वो होने से ही तब जाके ब्रह्म के पास में, और तब जाके कला वैसे निखर के आएगी, स्वर वैसे मतलब निखर के आएगी। और यही मैं बोलूंगी, ये बहुत अच्छा आपने इसको इलेबोरेट वे में समझाया, खासकर नाट्य शास्त्र नाट्यशास्त्र की नाट्यशास्त्र के जो अध्ययन की बात आप कर रही थी ना, कि अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने जाते हैं लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चतुरश्र की बात कही, पर। हम्म। हमने ये भी कहा है कि नाट्यशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर कहीं है। जैसे महाभारत में जो कुछ भी है सब वो सब दुनिया में है। वैसे जितनी कलाओं में कोई भी बात होगी नाट्यशास्त्र में है। हम्म। जैसे आज अगर सिनेमा में कोई टेक्निकल टर्म है, मेजॉन सीन, सेट डिजाइनिंग के लिए, तो हम्म। वहां भी 23वें अध्याय में इसके लिए एक शब्द है संस्कृत में, पुस्त। हम्म। तो सेट डिजाइनिंग का काम होता है कि कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को बताना। भरत मुनि भी कह रहे हैं कि स्टेज पर जो सेट डिजाइनिंग हो, पुस्त, वो उसका मतलब है कि कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को बताना। आप आज ड्रामा देखने जाते हो, उसमें बहुत कुछ सेट बनाया गया होता है ना, हम्म। 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 लेकिन सेट एक चीज होती है, ड्रामा कुछ और चल रहा होता है ना। हम्म। हम्म। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वो सेट जो होगा वो कैरेक्टर की मनोदशा को बताने वाला हो, उसको बताए। वो भी आहार्य अभिनय है वो। वैसे आज सिनेमा में देखते हैं कि मेजॉन सीन जो है, उसका मतलब सिर्फ सेट बनाना, बिल्डिंग्स बनाना नहीं है। वो जो कैरेक्टर है, जो एक्टर काम कर रहा है जिस चरित्र पर, उसकी मनोदशा को बताने के लिए। ऐसे ही जी। हमने कहा कि जैसे चतुरस्र ताल है, त्रयस्र ताल है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि चतुरस्र त्रयस्र क्या हम्म। है ना। चतुर्भुज ये वर्गाकार, और त्रयस्र में त्रिभुजाकार, ये ताल कैसे हुआ। उसके आगे कहा गया कि ये चांचपूट और चच्चटपूट ये ताल का नाम है। तो हम लोग यहाँ पर आके नाट्यशास्त्र को बंद कर देते हैं। तो आप जो अध्ययन करने की बात कर रहे हैं ना, जो ट्रांसलेशंस हुए हैं हमारे यहाँ, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में उन्होंने टेक्निकल टर्म एक भी हिंदी अंग्रेजी में नहीं बताया गया है। और एक सेंटेंस में अगर 14 शब्द हैं, तो 10 से 11 शब्द जो है वो टेक्निकल टर्म्स है, पारिभाषिक शब्दावली, उसे कोई नहीं बताता। जब तक उसे बताया नहीं जाएगा
वो लिंक नहीं कर पाएगा, योग नहीं होगा, जी। अद्वैत बिल- नहीं होगा, है बिल्कुल। ना, अद्वय नहीं होगा। अब हम जा जाके लोगों को समझाने जाते हैं कि भाई इसका मतलब ये है, आज की जो ताल योजना है वो सीधे लिंक करता है, आज की जो स्वर योजना है वो सीधे लिंक करता है, आज जो हम लोग राग वगैरह की बात हम लोग करते हैं वो सीधे लिंक करता है। बस हम लोग उन टेक्निकल टर्म्स को नहीं जानते, इसलिए हम लोग नाट्य शास्त्र को एक ऑब्सोलीट ग्रंथ मान लिए हैं कि हमसे जुड़ता नहीं, है ना। अगर आगे कभी आप चाहें तो आगे राग और रागों के जो ग्रंथ हैं, बृहदेशी से लेकर संगीत रत्नाकर होते हुए बाद में यहाँ तक सहस्र रस तक, हम लोग उस पर भी कभी चर्चा कर सकते हैं, है ना, कि वहां पर वेदांत का प्रभाव है या नहीं है तो कैसे है। तो एक तो नाट्यशास्त्र के टेक्निकल टर्म्स को समझना, फिर आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप कोई मौलिक बात कह रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। मौलिक बात नहीं कहेंगे तो नाट्यशास्त्र का पुनर्नवा नहीं होगा, डिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मौलिक भाग वही कर सकता है जो सिस्टमेटिक या कंस्ट्रक्टेड या कन्वेंशनल लैंग्वेज से नहीं पढ़ने जाएगा और रिवील्ड लैंग्वेज से पढ़ने जाएगा। उसके लिए वहां पर हार्मेन्यूटिक्स की व्यवस्था है, यानी मीमांसा, हाउ टू रीड एन एंशिएंट टेक्स्ट। वो फिर यस। हेल्प करेगा आपको कि जो टेक्निकल टर्म्स है उसको कैसे समझे। फिर आप बिल्कुल। देखेंगे कि आप जो कुछ भी ताल में जैसे एक गुण दुगुन तिगुन करते हैं, वहां भी द्विसंख्या त्रिसंख्यात लिखा हुआ है। एक आवर्ती में दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं तो वहां भी एक कल दुई कल चतुष्कल लिखा हुआ है। तब आपको रिलेट करने में आसानी होगी। जब भी किसी चीज से आप जुड़ते हैं, हम्म। जो योकिंग हमने बताई थी ना, दो बैलों वाली, जब भी कनेक्शन होता है, दो व्यक्ति जुड़ते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, वो अच्छा लगना ही लगना है, रस निष्पत्ति होनी ही होनी है। लेकिन जब आप जुड़ेंगे नहीं नाट्य शास्त्र से बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई टेक्निकल टर्म आके ब्लॉक कर देगा तो हम्म। फिर आपको परेशानी हाँ, वो दूर ये ही है रह जाएगा, फिर थोड़ी। उसको जीवन में इम्बाइब नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जी। इसी के साथ में ये एपिसोड हम लोग विराम दे रहे हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार, प्रणाम सर। धन्यवाद।